वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकल ऑर्डर में। ये सारे इंसिडेंट हैं, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ। अब हम यहाँ डिस्कस क्या करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, क्वेश्चन कभी टिपिकल होते नहीं हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो एग्जिस्ट करता है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो वो इजी है, नहीं आता तो वो टफ है। हाँ, एग्ज़ाम में दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आता है तो खुद कर लो, नहीं आता तो वेट कर लो, क्या पता आगे पीछे वाले आपको आंसर दिखा दे। बट क्वेश्चन छोड़ के आना कोई समझदारी नहीं है। वैसे भी हमारा पेपर अब 40 मार्क्स का है जिसके लिए हमें 2 आवर्स दिए गए हैं। बट हाँ, पेपर सब्जेक्टिव है, हमें राइट डाउन करना है, जिसके लिए अब हमें 360 डिग्री की अप्रोच आनी चाहिए। अभी 360 डिग्री अप्रोच होती क्या है? इट मीन्स जब भी आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो उसके आसपास की कुछ चीज़ें कलेक्ट करते हुए चलना। जब आप कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आप थोड़ा इन्हेंस कर लोगे अपने नॉलेज को। जैसे अब हमसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ट्राई करेंगे डेली बेसिस पे वीडियो आए, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग को करना है। पहला इंसिडेंट है चाइना ने एक्सेशन कब किया था डब्ल्यूटीओ में। ठीक है। सेकंड, ईईसी कब बना था, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। थर्ड है कि ईयू कब बना था, यूरोपियन यूनियन। फोर्थ है एआरएफ, आसियान रीजनल फोरम कब बना था। अब देखो हमारे पास आंसर है, हम इसे देखते हैं। पहला कि सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या बना है, ईईसी बना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ईईसी बना है। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है एआरएफ है। थर्ड पे क्या है हमारे पास, ईयू है 1992 में। और फोर्थ पे क्या है, चाइना ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया 2001 में। देखो, अब क्वेश्चन इसके क्या मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हो सकते हैं इससे निकल के। हमने तो अरेंज द फॉलोइंग कर लिया जैसा एनसीईआरटी में था, बट एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ये बात रियलिटी में एग्जिस्ट करती है कि क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी से आएंगे, बट क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 12th क्लास में हो, इतने भी इमेच्योर मत बनो। आपको उसके आसपास के डायमेंशंस देखनी है। अब क्या है, इसे देखते हैं फटाफट। चाइना ने एक्सेशन किया डब्ल्यूटीओ, तो अब आप ये पढ़ लो कि डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूटीओ के वर्क क्या है। ठीक है। अब अगर इन्होंने ये बोला है कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था। डब्ल्यूटीओ से पहले गेट एग्जिस्ट करता था, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते थे। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आप कमेंट करके बताना ये कब आया था। देखो, थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है। देन ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। अब ये कब आया, गो एंड फाइंड आउट इन योर बुक। फाइंड आउट करोगे खुद से पता चलेगा कि कब क्या आया। यूरोपियन यूनियन कब आया, इसका आंसर वैसे नीचे दे रखा है, बट खुद से फाइंड आउट करो ताकि थोड़ा बहुत आपको पता चले। अब बहुतों के लिए लग रहा होगा कि यार एआरएफ नाम की बीमारी कहाँ से आ गई सर। कुछ नहीं है, आपने आशियन पढ़ा है ना। आशियन के अंदर सिक्योरिटी देने के लिए, बूस्ट करने के लिए एआरएफ, आशियन रीजनल फोरम की स्थापना करी गई थी, स्टेबलाइज किया गया था, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, द आशियान वे। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आशियन किस तरह का है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से एक आंसर देना। हाउएवर अब हमारे पास ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हम फिर भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है। रिफ्लेक्ट करता है लाइफस्टाइल ऑफ आशियन मेंबर्स को। ठीक है। एक इंट्रैक्शन है आशियन कंट्रीज और उनके मेंबर्स के बीच में, कॉपरेशन लिखाता है, डिफेंस पॉलिसी की बातें करता है आशियन मेंबर्स के बीच में, और एक रोड है जो कनेक्ट करता है आशियन मेंबर्स को। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर बी, अ फॉर्म इंट्रैक्शन अमोंग आशियन मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देख के दिया। नहीं, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपके पास जो क्वेश्चन था, आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिव्यू करो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द आशियन वे। वो हमसे पूछ रहा है इसमें से आशियन वे क्या है। अब ना देखो, जब भी आप कंट्रीज़ को पढ़ते हो, लाइक आशियन, आपको पता है वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्या है मेरा कहने का, आप अगर कुछ कॉन्टिनेंट बनाने की कोशिश करोगे ऐसे करके,
तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुछ एशिया पड़ता है इस तरफ, एशिया सबसे बड़ा। देन यहाँ पे यूरोप है, यहाँ साउथ अफ्रीका, यहाँ अंटार्कटिका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो जब भी आप कभी भी पढ़ो ना क्वेश्चन, तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए, आप कौन से कंट्रीज़ की बात कर रहे हो, कौन से कॉन्टिनेंट की बात करते हो। अगर मैं आज के समय एशिया की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा एशिया कहने का मतलब क्या है? मेरा एशिया कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग है, अपने आप को डेवलप कर रही है। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ बोलूँ तो सीधा मेरे पास क्या वर्ड आएगा? डेवलप्ड है, उनकी जीडीपी बहुत तगड़ी है। और वहीं पे अमेरिका ऐसी कंट्री की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हो आशियन के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आशियन है रिफ्लेक्ट्स करता है लाइफस्टाइल ऑफ आशियन मेंबर को? बिल्कुल करता है। अ फॉर्म ऑफ अ इंट्रैक्शन अमॉन्ग आशियन मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड द कोऑपरेटिव। अब ऑप्शन बी कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन है कंट्रीज के बीच में और एक इनफॉर्मल वे है, ये भी करता है। सी क्या कह रहे हैं? डिफेंस पॉलिसी फॉलोड बाय द आशियन मेंबर्स, ये भी ट्रू है। डी क्या है? रोड कनेक्ट करते हैं आशियन मेंबर। देखो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। अब ये आपसे पूछ रहा है मोस्ट प्रोबेबली सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसमें, तो सबसे बेस्ट वाला क्या है इसमें? सबसे बेस्ट वाला आपके पास है बी। आ रही है बात समझ? तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट आपको ये फाइंड आउट करना है उसमें से सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या है। हु अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ओपन डोर पॉलिसी को किसने अपनाया था। तो देखो, चाइना ने अपनाया, यूरोपियन यूनियन ने अपनाया, जापान ने, यूएसए ने। अच्छा हमने पढ़ा था कि 1978 ओपन डोर पॉलिसी लेके आया था चाइना। अब हमारा काम ये नहीं है कि हम बस ये रेट के चल जाए 1978 ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द चाइना। नो, एग्जामिनर इज नॉट योर फ्रेंड एंड नॉट योर फादर एंड द मदर हु इज गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन फॉर यू। नो, एक चीज़ दिमाग से निकाल दो, जब तक आपके हाथ में पेन है आप वॉरियर हो, जब एग्जामिनर के हाथ में पेन आएगा ही इज़ द वॉरियर। तो वो डिफाइन करेगा कि आपको कितने मार्क्स देने नहीं देने। तो अब आपको करना क्या है? अब आप यहाँ पे देर का आपके सामने ओपन डोर पॉलिसी, सबके पास फ़ोन है, गूगल करो, जाके चेक करो ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है। एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके से प्रोस पूछ ले, कॉन्स पूछ ले, या सीधा डायरेक्ट ओपन डोर पॉलिसी ही पूछ लें। ठीक है, अब बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है। ठीक है, इन्हें हम फिल आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 वॉज प्रिंसली ओवर डैश एंड डैश। अब इंडिया और चाइना के बीच में किस किस चीज़ को लेके इशू हो रहा था 1962? तो पहला क्या था? अरुणाचल प्रदेश एपी को लेकर। सेकंड क्या था? अक्साई चीन को लेकर। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि दलाई लामा भारत आ गए, फिर इंडिया चाइना के रिलेशन ख़राब हो गए। एक ज़माना था हिंदी चीनी भाई भाई करते थे। पंचशील की पॉलिसी साइन कर ली थी इंडिया एंड चाइना, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू और चाइना से चाउ एन लाई। अब आप कमेंट करके बताना कौन से ईयर में करी थी। वो ईयर क्या था जब इंडिया चाइना ने पंचशील को साइन किया था। ठीक है, देखो आगे है ना यहाँ पे ए आर एफ वॉज स्टेबलाइज इन द ईयर। आपसे अब इन्होंने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि ए आर एफ कब आया। तो हमने पीछे डिस्कस किया था एशियन रीजनल फॉर्म। ठीक है, सॉरी आशियन रीजनल फॉर्म किया था ना हमने डिस्कस अभी, कब आया था? 1994 में आया था। ठीक है, सी क्या कह रहा है? चाइना एंटर इनटू अ बायलैटरल रिलेशन विद डैश मेजर कंट्री इन 1972। तो किसके साथ आया था? यूएस। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ अभी कि बायलैटरल क्या होता है, यूनिलैटरल क्या होता है, मल्टीलैटरल क्या होता है। देखो बायलैटरल वर्ल्ड का मतलब होता है, वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है टू कंट्रीज। यूनिलैटरल तो कभी हो ही नहीं सकता एग्रीमेंट, चाइना ने हरकत नहीं करी थी, खुद से खुद के लिए ट्रेड थोड़ा ना कर सकते हो कभी। मल्टीलैटरल जो आज के समय से कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट हो। एक कंट्री मोर देन वन कंट्री से ज़्यादा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उन्हें पता है यार उनके डिमांड्स इतनी ज़्यादा है तो सप्लाई कहाँ से पूरी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ की टर्म्स है देख लो, क्या पता एग्जामिनर सीधा पूछ ले बायलैटरल क्या है। अगर एग्जामिनर का ज़्यादा दिमाग खराब होगा तो आपसे ये पूछ लेगा आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर 5 का नाम क्या है। ठीक है, उससे भी पता चला ना कि लॉकडाउन में बच्चों ने कितनी मेहनत करी है घर बैठ के, है ना। अच्छा, डी क्या है? डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन इन 1948। तो क्या था? देखो, एक मार्शल प्लान बनाया था अमेरिका ने। क्यों बनाया था ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कंट्रीज़ की इकोनॉमिकली हालत ख़राब हो गई है। अब उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लो, अट्रैक्ट करके क्या होगा? अपना ही बेनिफिट होगा ना भाई, पैसा ही पैसा होगा। तो अमेरिका ने फ़ायदा क्या उठाया? अमेरिका ने ऑलरेडी 1944 में एक ब्रेटन वुड सिस्टम बनाया था, जिससे उन्होंने आईएमएफ प्लस
वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए। अब जब पैसा खुद की करेंसी यूनिवर्सल कर ली इन लोगों ने, तो टेंशन किस बात की है? कोई टेंशन नहीं है, कमाओ और खाओ बैठ के। तो दैट वाज द थिंग। क्या थी? मार्शल प्लान। याद रखना मार्शल प्लान क्या है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव है जिससे आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करते हो? देखो ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है। एक होती है लोकल ऑर्गेनाइजेशन। लोकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप एनजीओ कहते हो अपनी कंट्री में, जिसे आप डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में कह सकते हो। एक होती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जब मोर देन 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज आपस में आती है। एक होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे आपने यूएन का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। जैसे कि आज शायद आपको पहली बार पता चले इन दो शब्दों का मतलब। एक शब्द होता है इंटरनेशनल, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल शब्द का मतलब क्या होता है? और एक आपने सुना होगा वर्ड वर्ल्ड। इन शब्द का मतलब क्या होता है? देखो इंटरनेशनल का मतलब होता है जब मोर देन 1 कंट्रीज 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है या किसी भी तरह की चीज़ें करती है, तो आप उसे इंटरनेशनल कहते हो। बट ऑन द अदर हैंड जब आप ये वर्ल्ड लिखते हो ना, वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है सारी कंट्रीज जितनी एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जैसे अभी वर्ल्ड वॉर हो रहा है, रियलिटी में अभी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, अभी इंटरनेशनल वॉर हो रहा है। यूक्रेन और किसके बीच में हो रहा है? रशिया के बीच में। हाँ, जब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से और भी कंट्रीज आके एग्जिस्ट करेगी ना, तो आप उसे कहोगे वर्ल्ड वॉर। अभी वो इंटरनेशनल वॉर है क्योंकि हमारी तो न्यूज़ चैनल हैं इतने अच्छे, पेड मीडियाज, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, देश की जीडीपी नहीं पता, बट माइक उठा के दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि हमारा डब्ल्यूपीआई कितना बढ़ गया है, सीपीआई कितना बढ़ गया है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो बस वो पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, दूसरी कंट्री से कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी मीडिया है, ठीक है। तो अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, छोटे लेवल के हैं तो उद्देश्य भी छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अब देखते हैं क्या है, ठीक है। टू मेक रीजनल डेवलपमेंट एट द पार फास्ट ग्रोविंग ग्लोबल इकॉनमी। हम हमारी इकॉनमी को अच्छा करेंगे रीजनल लेवल पे, ऑब्वियसली यही करना चाहिए, समझदारी का इशारा है ये तो। अब देखो एक्सेलरेट करेंगे इकॉनमिक ग्रोथ को थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। तो मेरे को लगता है अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप वेलफेयर करो, कल्याण करो। जब आप वेलफेयर करोगे तो अपने आप डेवलपमेंट होगा, और जब अपने आप डेवलपमेंट होगा तो लोगों की स्किल्स अच्छी होगी, है ना। टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ अ लॉ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब यूनाइटेड नेशन का चार्टर है ना, किस चीज़ चार्टर में लिखा हुआ क्या है? उस पर लिखा है रूल ऑफ लॉ। जैसे हमें पता है हमारे पास आर्टिकल 14 है जो खुद कहता है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स है कि सब इक्वल है। और जिस दिन आपने सबको इक्वल कर दिया ना, आप सारे राइट्स दे रहे हो, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी में डिस्पैरिटी नहीं है पुअर और रिच के बीच में, तो आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी है। हालांकि ये यूटोपियन सोसाइटी है, पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। हाउ डज द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक रीजनल लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ द हिस्ट्री? टाइम, प्लेस, पर्सन। जब आप इन तीन चीज़ों को लेकर चलते हो तभी आप एक रियल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर रहे हो, उसके लिए उसकी जो रीजनल जियोग्राफी है वो बहुत मैटर करती है। अभी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी क्या है? इन्फ्लुएंस करती है ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल एनिमिटीज वीकनेस। अब देखो एक बात बताओ, रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, हम सब ने देखो कोल्ड वॉर पढ़ा है, हम सब समझदार हैं क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर में कोल्ड वॉर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तुम्हें पता है एक टाइम 1989 से पहले जो यूक्रेन है वो भी तो यूएसएसआर का पार्ट था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और रशिया उसमें सबसे बड़ी कंट्री था। तो यूक्रेन पागल है कि यूक्रेन किसकी ओर, नाटो की ओर जा रहा है? अरे एक बात सोचने वाली बात है कि आपको लगता है कि अंकल सैम अमेरिका जैसी कंट्री लीड करेगी? वो क्यों लीड करेगी? वो तो अपना बेनिफिट उठाएंगे ना। तो लॉस क्या हुआ? यूक्रेन का खुद का लॉस हुआ यहाँ पे कि अपने घर के ही व्यक्ति से पिट रहा है वो बार बार, ठीक है। समटाइम्स द सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर। तो ऑब्वियसली जब आपकी ज्योग्राफी सेम है तो आपके सिमिलर इंटरेस्ट भी एक साथ होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड रह रहे हो तो ऑब्वियसली ठंड का मौसम है, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी एक जैसे होंगे कि भाई एसी तो बनाएंगे नहीं हम क्या बनाएंगे? हीटर बनाएंगे ताकि हमें क्या मिले? गर्मी मिले।
इवन फ्रूटफुल एरियाज रीजनल इकोनॉमी आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ अ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। तो सही बात है, जब आपका एरिया अच्छा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें भी कर पाओगे। अब सिंपल सा एग्जांपल है कि आप असम के एरियाज़ में, जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ है, वहाँ पे चाय कॉफ़ी की खेती कर सकते हो ना, फार्मिंग। ये थोड़ा ना आप दिल्ली आ जाओगे उठ के कुछ चलो लेटराइट सोइल तो हमें दिल्ली में मिल जाएगी, दिल्ली में करते हैं फार्मिंग। नहीं, जो एरिया है, जो पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे वैसे ही पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर सकती है केवल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस पहले में टी होगा, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द आशियन विजन। ठीक है, अब आशियन विजन 2020 के क्या कंपोनेंट्स है। तो देखो सिंपल से वे में तो ये था कि 2020 तक आशियन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनना था, बट ड्यू टू कोरोना, कोरोना ने सबकी कर लगा दी है ना बुरी वाली, तो फिर कहाँ से आशियन कंट्री सबसे बड़ी बन जाती है ना, तो इट मीन्स ये प्लान तो फेल हो गया। ठीक है, तो क्या था कंपोनेंट्स क्या आशियन विजन 2020 के। ठीक है, अब क्या करना, लुकिंग रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखना यार कि हमें भी एक पहचान मिल जाए, गरीब है हम लोग बहुत, है ना, इंडिया की खासियत है। टू इंक्रीज द नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन द टाइम ऑफ रीजन। तो क्या करेंगे, हमारी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करेंगे आपस में मिलकर, जो आशियन कंट्रीज़ है ना, जैसे आशियन की ट्रिक से भी हमने याद कर रखा है कि आशियन में कुछ कंट्रीज़ हैं, ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। ठीक है, तो ये कंट्री सारी एक साथ आए, अब मेडिएट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तैमूर क्राइसिस, एनुअल डिस्कशन करेंगे आशियन कॉपरेशन से, ताकि क्या हो, देखो मीटिंग होने होगी बैक टू बैक, जहाँ पे बात होती है ना वहाँ पे सॉल्यूशंस निकल जाता है। तो इन कंट्रीज़ को क्या करनी है, मीटिंग करनी है और आपस में सॉल्यूशंस निकालने हैं। नेम दी पिलर्स एट ऑब्जेक्टिव ऑफ आशियन कम्युनिटी। अब आपको बताना है कि आशियन कम्युनिटीज़ के पिलर क्या हैं, हालांकि इसके 3 पिलर्स हैं और ये अब तक रट गए होंगे हर किसी को। पहला क्या है, सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड क्या है, इकोनॉमिक, थर्ड क्या है, सोशियो कल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है इसमें, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करना, शुड नॉट एक्सलेट इनटू द आर्म कन्फ्रंटेशन। अब ये नहीं है कि यार आपकी लड़ाई हो रही है ज़मीन को लेकर, उसके चक्कर में आप पूरी महाभारत खड़ी कर दो। ठीक है, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव और मार मूर के निकल लो, नहीं ऐसा नहीं करना, शांति से बात करनी है। एक्सेलरेट करना है इकॉनमी को, ग्रोथ को थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसी इकॉनमी का क्या फ़ायदा कर लोगे जहाँ पे आपका नेचर अच्छा ना हो। मान के चलो आपने एक 50 मंजिला इमारत बना ली, 50 स्टोरी बिल्डिंग बना ली, और आपको अब समस्या इस बात की है यार कि बहुत गर्मी हो रही है। अरे भाई आपने फिर नेचर के साथ खिलवाड़ी क्यों किया, आप नेचर के साथ पंगे खुद कर रहे हो, उसके बाद सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो। सोच के देखो, हम गर्मी में अपने घरों में एसी लगाते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा मिले, फिर जब बाहर निकलते हैं कहते हैं अरे भगवान टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। अरे सूर्यदेव ने टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ाया, आपने जो एसी यूज़ करा, एसी से जो आपने ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करी, उस ग्रीन हाउस गैसेज से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो फिर एसी थोड़ा ना काम करेगा। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी। ये वही बात है कि हम फूलों को तोड़ तोड़ के किसी को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करने जा रहे हैं, अब वो फूल सड़ गए तो अब से फेंकने के लिए जगह ढूंढी जा रही है ना। सो वी आर दी वन हु इज़ द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो हमें प्रोवाइड करना है, जब प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ा ना आएगा घर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने हमें। प्रमोट करना है रीजनल पीस को, स्टेबिलिटी को, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ अ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रिजॉल्व करना है मैकेनिज्म के थ्रू इकोनॉमिक डिस्प्यूट को। इकोनॉमिक डिस्प्यूट जहाँ पे हो जाएंगे ना रिजॉल्व, वहाँ पे अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा है, और ये ट्रू है। अगर कोई कहता है कि नहीं प्यार के सहारे पेट भर जाता है, तो उन्हें दिखाओ रशिया यूक्रेन को कि प्यार के सहारे पेट नहीं भर रहा है, दोनों किसी समय में बाप बेटे थे। ठीक है, टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज फॉर द इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड द सर्विसेज। तो ये भी अच्छी बात है कि फ्री ट्रेड क्रिएट करो जहाँ पे लेबर को अच्छी जॉब्स मिल जाए, जहाँ पे लेबर्स वर्क कर रहे होंगे ना वहाँ पे सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वेज डज द प्रेजेंट चाइनीज इकॉनमी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कमांड इकॉनमी। तो आज के समय जो चाइना की इकॉनमी वो कैसे डिफरेंट है उसकी पहले की पॉलिसी से, पहले की इकॉनमी से। प्रेजेंट चाइनीज इकॉनमी क्या है, अडोप्टेड ओपन डोर पॉलिसी कर रखी है, जनरेट कर रखी है हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने अच्छा किया है, कैपिटल अच्छा पैसा लगाया, अच्छी टेक्नोलॉजी करी है। डिफरेंट है कमांड इकॉनमी इन द फॉलोइंग मैनर, देखते हैं क्या, इट ब्रोक स्ट्रेंजेंसी ऑफ द कमांड इकॉनमी। तो अच्छी बात है, देखो पहले कमांड इकॉनमी में ये था कि यार क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना, बट अब सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के ऊपर चीज़ें डिपेंडेंट है। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करो।
अगर आप खुद से डिसाइड कर लोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना सोसाइटी में। कमांड इकॉनमी लैग बिहाइंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट चाइनीज इकॉनमी रिकवर्ड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो अच्छी बात है, देखो चाइना ने चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, ये बहुत बेटर है। अब इंडिया उन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है जो इंडिया को नहीं करना चाहिए। लाइक आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ठीक है आप कुछ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करो, बट कुछ तो अपने लिए छोड़ो। आने वाले समय में फिर आप गवर्नमेंट का क्या मतलब छोड़ोगे, आप डेमोक्रेसी में हो ना। तो चाइना ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया कि चाइना ने उन चीज़ों को प्राइवेट किया जो चीज़ों को चाइना को करना चाहिए, जहाँ पे वर्क एफिशिएंसी चाइना को अच्छी करनी थी। हाँ, अगर हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि चाइना की चीज़ें टिकाऊ नहीं होती तो गलत है। चाइना की चीज़ें इंडिया में टिकाऊ नहीं होती, अदरवाइज उनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत टिकाऊ होते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल ओप्पो और वीवो ले लो, ठीक है। अगर चाइना ना होता तो हमारे पास शायद फ़ोन ना होता, ठीक है, क्योंकि इतने महंगे फ़ोन तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। द प्रेजेंट चाइनीज इकॉनमी स्टेबलाइज द न्यू ट्रेडिंग लॉज क्रिएट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मतलब एक प्लेस डिसाइड कर दोगे लाइक, और वहाँ से आप क्या करोगे, सारी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दोगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, इकॉनमी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। राइज इन द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कमांड इकॉनमी, द इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल, पर कैपिटल इनकम वेरी लो। अब देखो पर कैपिटल इनकम लो होगी तो प्रॉब्लम हो गया। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, देखो हर देश की एक जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो जिस देश के अंदर टोटल पैसा जो आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ इसे, मान के चलो किसी कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और इन 100 लोगों पे टोटल 2,000 रुपये है। तो देखो हो सकता है इनमें से किसी ने 100 रुपये कमाए हो, किसी ने 200, किसी ने 300, ठीक है, सबकी वर्क एफिशिएंसी अलग है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे, ठीक है, टोटल मनी है कितना 2,000, टोटल पीपल कितने 100, तो आप इसे काट लोगे। थोड़ी बहुत मैथ्स तो मुझे भी आती है, तो जीरो से जीरो ही काट देते हैं। तो देखो पर पर्सन पे कितने रुपीज़ आए 20। तो ये पर कैपिटल इनकम निकालने का तरीका है, जो टोटल पैसा है और टोटल पर्सन है उसे काट दो, जो भी आता है अमाउंट आपका, इसे एक तरह से आप एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है, वो क्या है 20 रुपीज़, हर किसी के पास 20 रुपीज़ आएंगे। अब इसमें कोई 500 भी कमा सकता है, हो सकता है कोई 10 रुपीज़ कमा रहा हो, कोई 2 रुपीज़। तो जो चाइना था ना उसका पर कैपिटा बहुत लो था। आज के समय की बात नहीं है, 1970-80 की बात है, कम था, बट आज के समय चाइना काफ़ी ग्रोविंग कंट्री है, काफ़ी अच्छा कर रही है वर्क। लास्ट क्वेश्चन है 10th, बाकी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन है, करेंगे डिस्कस धीरे धीरे सारे, ठीक है। हाउ डिड द यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम, ब्रीफली आउटलाइन अटेम्प्ट द लेड फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है जो यूरोपियन कंट्रीज है उसने कैसे रिजॉल्व किया था पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, प्रॉब्लम को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। मैं देखो अगर कभी हिस्ट्री अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि वो कौन सी दो कंट्रीज थी जिन्हें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, तो सीधा कहना ब्रिटेन एंड फ्रांस, बड़ा लॉस हुआ इन बेचारे को। हाँ ये चोर किस्म के देश हैं, इन्होंने फ़ायदा भी उठाया, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने इतने सारे भारतीयों को गुलाम बना लिया, बिकॉज इंडियंस ऑलवेज वी आर प्राउड ऑन दैम सेल्फ कि उनमें कभी यूनिटी है ही नहीं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ना, कास्ट के नाम पे लड़ना, जाति के नाम पे लड़ना, तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है इंडियंस के बीच। हालांकि इंडिया जैसा देश पूरे वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अपने कल्चर को लेकर, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैबिट्स को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, बट ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना और अच्छा बनना है, और क्या करना है। After the end of a Second World War in 1940, the European states confronted the ruin of their economics and the destruction of the Egyptian and the structures on the which European had been founded. European countries resolved their Second वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखो कैसे रिजॉल्व किया, ठीक है, लड़ाई तो हो गई, तो अमेरिका ने फ़ायदा उठाया, जैसे हमने डिस्कस किया था, अमेरिका लेके आया मार्शल प्लान, और अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करी, जिससे उन्होंने क्या करा, अपनी इकॉनमी को रिवाइव करा, अपनी इकॉनमी को दोबारा सुधार दिया, ठीक है। सेकंड क्या था कि यूएस ने क्रिएट किया अपने लिए नाटो, हालांकि नाटो खुद के लिए क्रिएट किया, बट यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया। इसे जाके चेकआउट करो कि आज के समय यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ऐसी कंट्रीज से मिलकर नाटो में कितने मेंबर है, 12 है 14 है, क्योंकि देखो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, नाटो का नाम हम बहुत बार सुन रहे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गो एंड सर्च आउट हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द नाटो, इवन जस्ट गो एंड सर्च आउट द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ नाटो, है ना। एंड सेम हैंड आप फाइंड आउट करके कमेंट करना कि यूएसएसआर का कौन सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, अमेरिका का नाटो है तो यूएसएसआर ने क्या बनाया था।
अंडर द मार्शल प्लान Organization of a European Union cooperation was established in 1948, extended cooperation of a trade and economic issue among the Western European states. तो ठीक है, मार्शल प्लान बनाया भाई, अपना फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी पैसा लगाया, और पैसा लगाया तो फिर फ़ायदा भी उठाया बाद में. European Union was founded in the 1992, Common Foreign and the Security Policy, Cooperation and the Justice, Home Affairs and the creation of a single currency. अब उनकी सिंगल करेंसी क्या है भाई, यूरोपियन यूनियन की सिंगल करेंसी यूरो है, बट रियलिटी में वो यूरो आज भी डॉलर के कहने पे ही वर्क करती है. वैसे तो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो स्टर्लिंग पौंड है, बट रियलिटी में सारे मानते हैं किसकी करेंसी को, डॉलर को. ठीक है. अब फॉलोइंग वेज है फॉर्मेशन के यूरोपियन यूनियन के, वो क्या है, काउंसिल, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल है 1949 वाली. ठीक है. हमने जो EEC पढ़ी थी पहले. प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरोपियन कैपिटलाइजेशन कंट्रीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. अब याद रखना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1947 में बनी है और यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल 1948 में बनी है. डिफरेंस है इनमें, ज़्यादा कहने को तो डिफरेंस नहीं है. हाँ, अगर आप इसे ग्रामेटिकली वे में लेके जाओगे, बाल की खाल निकालोगे तो जरूर मिल जाएगा ना. तो हेयर स्प्लिट मत करो भाई, अपना काम है एग्जाम को क्रैक करना, मार्क्स लेना और ख़त्म करना. यहाँ PhD करने नहीं बैठे हम लोग, है ना. The ever mentioned process acquired the political dimension with the creation of a European Parliament. ठीक है. तो अच्छा हुआ इससे यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट हुई. जैसे कि हमें पता है यूरोपियन यूनियन बनी 1992 में, इसका एक फ्लैग है जिसमें 12 स्टार है जो यूनिटी शो करता है. हाउएवर इसमें एक टाइम था जब इसमें ब्रिटेन भी एग्जिस्ट करता था, बट अब ब्रिटेन अलग हो चुका है. किसके माध्यम से अलग हो चुका है, याद रखना, एक टर्म जो है ब्रेग्जिट. ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन से अलग होना. सो नाउ द ब्रिटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन. ठीक है. अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन, बट अब नहीं है. ठीक है. द कोलैप्स ऑफ अ सोवियत ब्लॉक, यूरोपियन ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ द रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन इन 1992. तो ये भी एक अच्छी बात है कि देखो यार, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया 15 स्टेट में, उसका फ़ायदा उठाया अमेरिका ऐसी कंट्री ने, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रमोट किया यूरोपियन कंट्रीज़ में. और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास ऑप्शन ही कौन बचा था, सिंपल सी बात है, अमेरिका बचा था, तो उन्होंने अमेरिका को ही ज्वाइन किया. और ये हिस्ट्री की बात है, क्योंकि हिस्ट्री में ऑलवेज एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है. एंड आई जस्ट ऑलवेज टीच दैट टर्म व्हाइल आई एम जस्ट टीचिंग एनीवेयर. इट्स अ टीना. अब ये टीना किसी लड़की वड़की का नाम नहीं है भाई, कहीं आप सोचो लड़की का नाम है किसी. टीना का मतलब होता है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. ये रियलिटी हिस्ट्री में, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और आपको लग रहा हो कि क्या करा जाए, तो जो भी आपको आपकी तरह मिल जाए, आपसे थोड़ा सा भी ठीक मिल जाए, गो एंड ज्वाइन कर लो ताकि आपका भला हो जाए. ठीक है. तो इसे यहाँ पे रोकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.